पहले भेजो के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद प्रभारी शिक्षा शास्त्र एजुकेशन की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बीए सेकंड ईयर के छात्रों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की दूसरी क्लास है। पहली कक्षा में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की विशेषताएं आदि के बारे में सीखा था। आज ये दूसरी क्लास है और इसके अंदर हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहली कक्षा में सीखा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है और बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा था कि बुद्धि वातावरण के साथ अभियोजन करने की क्षमता है। बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अभियोजन क्षमता है। इसके अलावा समस्या समाधान की योग्यता भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मानी थी, जिसमें रायबंद थे। वो कहते थे कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या समाधान में अपने उद्देश्य की प्राप्ति की में क्षमता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक अमूर्त चिंतन की योग्यता भी मानते थे, जिसमें टर्मन है वो कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मनोवैज्ञानिक बुद्धि के स्वरूप के बारे में एक मत नहीं है। सभी का मानना अलग अलग है। सभी अलग अलग मतों के अनुसार बुद्धि के स्वरूप के बारे में बताते हैं। बुद्धि क्या है, ये किन तत्वों से मिलकर बनी है, ये किस प्रकार कार्य करती है, इन प्रश्नों की खोज में अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयास किए और अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें कुछ मुख्य सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहला है एक खंड का सिद्धांत, दूसरा है दो खंड का सिद्धांत, तीसरा है तीन खंड का सिद्धांत, चौथा है बहुखंड का सिद्धांत और पांचवा मात्रा सिद्धांत। अब इन सिद्धांतों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहला और सबसे प्रथम सिद्धांत एक खंड का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन बिने, टर्मन और स्टर्न ने करा था। इनका मानना था कि बुद्धि एक अपने आप में अखंड चीज है, इसे अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये नहीं मानते थे कि मस्तिष्क में अलग अलग योग्यताएं अलग अलग रूप में कार्य करती हैं। इनका मानना था कि मानसिक योग्यताएं अपने आप में एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं और आगे चलकर इनका ये जो मत था असत्य सिद्ध हुआ। इस एक खंड सिद्धांत की अब स्वीकार्यता नहीं है। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत का खंडन करते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अनेक प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि मस्तिष्क या बुद्धि अपने आप में एक इकाई नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं पाई जाती हैं और बहुत सी योग्यताओं को मिलकर, बहुत से तत्व मिलकर इंसान की बुद्धि का स्वरूप तैयार करते हैं। दो खंड का सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने करा था। जैसे कि इसके नाम से ही दर्शाया जाता है कि ये व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की बुद्धि मानता है। इसे टू फैक्टर थ्योरी या बाइपोलर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे द्वैखंड या द्वैतत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक स्पेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि और दूसरी विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि को उन्होंने सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व के रूप में परिभाषित किया, जिसे ये जनरल एबिलिटी या जी फैक्टर के नाम से भी कहते थे। दूसरा है स्पेसिफिक या विशिष्ट योग्यताएं या विशिष्ट तत्व, जिसे एस फैक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व, जिसे स्पेयर ने जी फैक्टर के नाम से कहा है या जनरल एबिलिटी के नाम से जाना जाता है, ये अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। स्पेयर के मैन के अनुसार ये सब व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में मिलती है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये बुद्धि या ये तत्व प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात होता है। इसमें मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में ये एक सी रहे ये संभव नहीं है, लेकिन ये जीवन भर लगभग समान रहती है।
और इस योग्यता का उपयोग इंसान लगभग अभी अपने सारे मानसिक कार्यों में करता है। ये प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है और जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अधिक सामान्य योग्यता होती है, यह सामान्य तत्व होता है, वह अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा सफल हो जाता है। इस तत्व के आधार पर इंसान के अंदर भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में सामान्य सफलता प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व ज़्यादा होगा, वह आसानी से अपने जीवन के लगभग सभी कार्यों को सही से प्रतिपादित कर पाएगा और उनके अंदर सही ढंग से सफलता हासिल कर पाएगा। स्पेयरमैन के अनुसार दूसरा तत्व या दूसरा प्रकार बुद्धि का है विशिष्ट योग्यताएं या विशिष्ट तत्व, जिसे स्पेसिफिक एबिलिटी या एस फैक्टर के रूप में भी दर्शाया जाता है। स्पेयरमैन कहते हैं कि सामान्य काम प्रत्येक व्यक्ति कर लेता है और उसके लिए सामान्य योग्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन इंसान के जीवन में या संसार में कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं जिन्हें करने के लिए विशिष्ट योग्यताएं अर्जित करनी पड़ती हैं। ये योग्यताएं अपने आप में एक दूसरे से अलग होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें व्यक्ति अर्जित कर सकता है और किसी स्पेसिफिक कार्य के अंदर या विशिष्ट कार्य के अंदर कुशलता हासिल कर सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग मात्रा में होती है। जिस व्यक्ति में जो योग्यता अधिक होती है वह उस कार्य में ज़्यादा कुशलता हासिल कर लेता है या उस क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त कर लेता है। ये योग्यताएं भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में विशेष सफलता प्रदान करने में व्यक्ति की मदद करती हैं। स्पेयरमैन के इस सिद्धांत को आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते। कारण यह है क्योंकि कहते हैं कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेयरमैन जिसे सामान्य योग्यता कहता है उसे अनेक योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है। स्पेयरमैन ने दो तत्व या विशिष्ट तत्व वाली या टू फैक्टर थ्योरी जो दी, इसके अंदर बहुत सी कमियां हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उन्होंने इंसान के मानसिक योग्यता को सही ढंग से विभाजित नहीं किया है। ये सिर्फ जिन्हें दो भागों में बांट रहे हैं उसे सही रूप में अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार तीसरा सिद्धांत है तीन खंड का सिद्धांत। ये स्पेयरमैन ने अपने पुराने सिद्धांतों की कमियों को सुधारते हुए दिया। ये सिद्धांत भी स्पेयरमैन ने बनाया, इसलिए इसके प्रतिपादक स्पेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धि दो खंड के बजाय तीन खंड में विभाजित की जा सकती है। स्पेयरमैन के द्वारा अपने दो खंड सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए तीन खंड का सिद्धांत दिया गया। इसमें उन्होंने पाया कि सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यताओं में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सही रूप से सामान्य योग्यता या विशिष्ट योग्यताओं के बीच में नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने कुछ सामान्य योग्यताओं को और कुछ विशिष्ट योग्यताओं को आपस में एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया और इसे एक अलग स्थान दिया उन्होंने, जो दोनों के मध्य स्थान ग्रहण करती थी। लेकिन ये सिद्धांत भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा सर्वमान्यता प्राप्त नहीं कर पाया। इनके सिद्धांत के बारे में क्रो एंड क्रो कहते हैं कि ये सिद्धांत व्यक्ति की योग्यताओं और पर्यावरण के प्रभाव को स्वीकार न करके बुद्धि को वंशानुक्रम से प्राप्त किए जाने पर बल देता है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यही है कि इस सिद्धांत के अंदर भी जिस तरीके से दो खंड सिद्धांत के अंदर कमियां थी, उसी प्रकार तीन खंड के सिद्धांत के अंदर भी कमियां पाई जाती हैं। इसके अंदर सही रूप से बुद्धि को परिभाषित नहीं किया गया, ना ही उसके अंदर पाई जाने वाली योग्यताओं को सही रूप से विभाजित किया गया है, ना ही उनका सही रूप से समूह के अंदर उन्हें प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इन सिद्धांतों की कमियों की वजह से ही एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, जिसे बहुखंड का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन सबसे पहले स्पेयरमैन ने ही किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने अपने पहले द्विखंड सिद्धांत और तीन खंड के सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए करा। और इसके अंदर उन्होंने माना कि बुद्धि जो है बहुखंडों के अंदर विभाजित है, उसके अंदर ढेर सारे खंड होते हैं या ढेर सारे तत्व होते हैं। इस सिद्धांत के अंदर और भी मनोवैज्ञानिकों के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने बुद्धि को अलग अलग
खंडों के अंदर या योग्यताओं के अंदर विभाजित किया है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं कैली, जो उन्होंने बुद्धि के खंड को अलग अलग भागों में विभाजित किया है, जिनका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। कैली द्वारा बुद्धि को 9 खंडों या 9 योग्यताओं का समूह बताया गया है। पहला खंड है रुचि, दूसरा खंड है गामक योग्यता या मोटर एबिलिटी, तीसरा खंड है सामाजिक योग्यता या सोशल एबिलिटी, चौथा खंड है सांख्यिक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी, पांचवा खंड है शाब्दिक योग्यता वर्बल एबिलिटी, छठा तत्व है शारीरिक योग्यता फिजिकल एबिलिटी, सातवां है संगीतात्मक योग्यता म्यूजिकल एबिलिटी, आठवां है यांत्रिक योग्यता मैकेनिकल एबिलिटी और नवां है स्थान संबंधी विचार योग्यता एबिलिटी टू डील विथ स्पेशल रिलेशंस। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने बुद्धि को 9 खंडों में विभाजित किया है। जिस व्यक्ति के अंदर जो योग्यता ज़्यादा होती है वो उस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा सफलता हासिल करता है। कैली के समान थर्स्टन ने भी बुद्धि को अलग अलग खंडों का या अलग अलग योग्यताओं का समूह माना है। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में बुद्धि को 13 खंड या 13 तत्वों वाली बताया है या 13 मानसिक योग्यताओं का समूह बताया है, लेकिन इन 13 योग्यताओं में से उन्होंने 9 योग्यताओं को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, जिसके अंदर पहली है स्मृति, जिसे हम मेमोरी भी कहते हैं, दूसरी है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, तीसरी है सांख्यिक योग्यता, चौथी है शाब्दिक योग्यता, पांचवी है तार्किक योग्यता, छठी है निगमनात्मक योग्यता, उसके बाद सातवीं है आगमनात्मक योग्यता, फिर आठवीं है स्थान संबंधी योग्यता और नवीं है समस्या समाधान की योग्यता। उन्होंने माना कि बुद्धि को हम मुख्यतः 13 योग्यताओं में विभाजित कर सकते हैं और इनके अंदर ये 9 तत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुखंड सिद्धांत का समर्थन नहीं किया जाता। उनका मानना है कि इंसान की बुद्धि को विभिन्न योग्यताओं में विभाजित करना अपने आप में अनुचित है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि इन तत्वों योग्यताओं को जटिल मानसिक क्रिया की पृथक इकाइयां नहीं समझा जाना चाहिए। उनका मानना है कि हम जो है बुद्धि को या मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं अपने आप में वो इतनी ज़्यादा जटिल हैं कि उन्हें अलग अलग इकाइयों के रूप में समझना अपने आप में अनुचित होगा। इसलिए इन्हें अलग अलग योग्यताओं के न समझकर एक ही योग्यता या कुछ योग्यताओं का समूह समझना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है मात्रा सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। ये सामान्य मानसिक योग्यता जैसे किसी तत्व को स्वीकार नहीं करते। इनका मत है कि मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा में निर्भर करता है। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि उतनी ही अधिक अच्छी होती है जितनी अधिक मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं के आधार यही संबंध होते हैं। इनका मानना यह है कि अगर जितना ज़्यादा अच्छा आपके दिमाग का मस्तिष्क का स्नायु मंडल के साथ संबंध होगा, उतने ही अच्छी तरीके से आप किसी चीज़ को कर पाएंगे या समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया के आधार पर सिद्ध भी करके दिखाया। उन्होंने कहा कि उद्दीपक प्रतिक्रियाओं से संबंध स्थापित हो जाता है तो हम उस समस्या का समाधान आसानी से कर पाते हैं। थॉर्नडाइक के मात्रा सिद्धांत को भी अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सर्वमान्यता नहीं मिल पाई। इसकी आलोचना 2 कारणों से हुई। पहला, ये मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध पर बहुत ज़्यादा बल देता है। दूसरा, इसके अंदर संपूर्ण रचना के लचीलेपन का कोई स्थान नहीं है। इस कारण से क्रो एंड क्रो जैसे और भी मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं और इस सिद्धांत के अंदर अनेक कमियां दर्शाते हैं। ऊपर दिए गए सिद्धांतों के अलावा भी मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया
लेकिन अभी तक किसी भी सिद्धांत के आधार पर बुद्धि के स्वरूप के बारे में, व्यक्ति की सामान्य और विशेष योग्यताओं के बारे में निश्चित रूप से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इस संबंध में आधुनिक मनोवैज्ञानिक वाइटमन ने लिखा है, इस बात में बहुत संदेह है कि बुद्धि के समान कोई स्वतंत्र इकाई है। अतः ये कहने के बजाय कि व्यक्ति में बुद्धि है, ये कहना अधिक उपयुक्त है कि वह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करता है। इन सिद्धांतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी तक मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हो पाए हैं कि बुद्धि अपने आप में क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, या इसे हम किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। बुद्धि जैसी कोई चीज़ होती भी है या नहीं होती, ये अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है या अनेक स्वतंत्र इकाइयों का समूह है। इन सारे सिद्धांतों के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि बुद्धि का स्वरूप निर्धारित करना अपने आप में असंभव है। इसे अनेक प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी मनोवैज्ञानिक सही ढंग से सफलता हासिल नहीं कर पाया है। अगली वीडियो में हम संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि लब्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।